Okay, so good morning everybody, and today we'll start with our new series, that is current affairs of governance. ठीक आहे, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशोलॉजीचे वगैरे जे तुमचे झालेले आहेत. सो ऑन दॅट नोट वी विल स्टार्ट विथ दी गव्हर्नन्स सिरीज, अँड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर करंट अफेअर्स इज मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर. ठीक आहे. In regular lecture, last lecture we discussed about the citizen charter, and this was the June news कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज जो है हमारे पास, तो उन्होंने कहा है कि फॉर ईच एंड एवरी ग्राम पंचायत देर विल बी नाउ अ सिटीजन चार्टर. पहले क्या था? पहले सिटीजन चार्टर था लेकिन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए था, राइट. अभी जो है, अभी किसके लिए होगा? इट विल बी फॉर ईच एंड एवरी ग्राम पंचायत, एंड दिस विल बी शेड्यूल्ड और डिज़ाइन बाय होम. ये डिज़ाइन करेंगे जो ग्राम सभा जो है, वहाँ पे मीटिंग होगी पहले कि आवर विलेज शुड बी लुक लाइक व्हाट, जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो कैसे होनी चाहिए, उस हिसाब से ग्राम सभा विल टेक द मीटिंग. एंड उसके बाद जो सरपंच होते हैं एंड दी पंचायत सेक्रेटरी. इन महाराष्ट्र हु इज कॉल्ड द पंचायत सेक्रेटरी, हु इज दी पंचायत सेक्रेटरी? महाराष्ट्रामध्ये आपल्या ग्रामपंचायतीचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये जे सेक्रेटरी असतात, सचिव, ग्रामपंचायतीचे सचिव कोण असतात? येस, सो ग्राम सेवक. सो ही इज द इम्पॉर्टंट ऑफिसर वी कैन से इन दिस, हु विल बी इंक्लूडेड, हु विल बी अवेलेबल फॉर सिटीजन्स टू मेक दिस सिटीजन चार्टर. ओके, यहाँ पे हम लोग ने दिया है कि वाई दिस सिटीजन चार्टर इज इम्पॉर्टेंट, क्यों जरूरत है सिटीजन चार्टर की. सिटीजन चार्टर पहली बात क्या है? यस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सिटीजन्स को देती है, राइट. जो सर्विसेज सिटीजन्स को देती है, वो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो होता था, अभी भी है, ऐसे नहीं कि होता था, तो ये सर्विस सिटीजन्स को पता चलता है कि वाई दिस ऑफिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. Then what are the services provided by this office and who are the officers, right? बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग को पता नहीं होता कि कहाँ पे जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है, कौन से ऑफिसर्स से मिलना है. तो यहाँ पे क्या होगा सिटीजन चार्टर में? तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाएगा. तो ये जो मॉडल पंचायत जो सिटीजन चार्टर है, तो फॉर एग्जाम्पल जो गाँव में जो काम होते हैं फॉर ईच एंड एवरी विलेज, इन ईच एंड एवरी विलेज क्या काम होते हैं? फक्त एखाद्या गावाची काय कामं असतात जे आपल्याला लोकांना द्यायची असतात, नागरिकांना पुरवायची असतात. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग समझो सरपंच हो, राइट, सरपंच, उपसरपंच या फिर कमिटी में हो, तो आपके थ्रू सर्विसेज कौन सी देनी चाहिए सिटीजन्स को? यस, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, और व्हाट एल्स? हाँ, रोड होता है, हाइजीन होता है, या फिर सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, राइट. अभी जो हम लोग के यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह होते हैं या फिर स्कीम्स होते हैं, ऑल्सो मनरेगा, दोज हु वांट टू डू जॉब अंडर मनरेगा, तो ये सारे सर्विसेज जो है ना यहाँ पे दिए जाएंगे. ये जो चार्टर है, दे हैव सेड कि ऐसा, देयर विल बी कॉलम लाइक दिस. एक होगा नेम ऑफ द सर्विस, ये प्रोवाइड कौन करेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर कमिटीज जैसे होते हैं, अलग अलग कमिटीज होते हैं, या फिर जो भी काम ग्राम पंचायत के जो सेवक सेक्रेटरी होते हैं, ग्राम सेवक, अगर उनसे करवाना है तो वो होगा, सरपंच होगा, इनके नंबर्स भी होंगे, ठीक है. और जहाँ पे जिस सर्विस में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो विच आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. तो हर बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं ऑफिस में और कोई ना कोई जो भी वहाँ पे बैठा होता है तो उसे हम लोग पूछते हैं की वो सांगा ना काय आणायचं, मग ते वैतागतात, राइट. मग ते म्हणतात जाओ इथे नका विचारू. सो दिस इज द थिंग कि बार बार किसी ऑफिसर को पूछने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे वहाँ पे लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो हम लोग को जाकर देने हैं. इन केस इफ द सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय दी रेस्पेक्टेड ऑफिसर जो भी है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भी हम लोग कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. अभी ये कंप्लेंट कहाँ पे देना है, किसे देना है? सो इट हैज़ टू बी गिवन टू सरपंच और दी सेवक, दैट इज सेक्रेटरी. अभी महाराष्ट्र में सेवक है इसलिए हम लोग सेवक बोलते हैं, लेकिन जो भी बाहर के जो स्टेट है जहाँ पे जो भी नाम होगा तो उन्हें देना पड़ेगा.
तो ये सारे गाइडलाइंस अभी कहाँ पे आए हैं, अभी आए पंचायत राज के वेबसाईट पे. आणि अकॉर्डिंगली आपल्याला किंवा प्रत्येक ग्रामपंचायतीला हे बनवायचं आहे. असं नाही की प्रत्येक जिल्ह्याला, प्रत्येक ब्लॉक नाही, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला बनवायचं आहे. ठीक है. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ विद द ग्राम पंचायत. और ये है मॉडल पंचायत. उन्होंने कहा था, दिस वॉज इन जून एंड दे सेड कि बिफोर 15 अगस्त ईच एंड एवरी ग्राम पंचायत शुड इम्प्लीमेंट दिस. अभी इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वी डोंट नो. मग हे कसं समजणार आपल्याला? एज यूजुअल हम लोग सब टाइम पे करते हैं, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है. तो ये समझेगा कैसे कि इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, प्रत्येकाला कुठे विजिट करणार ना आपण, म्हणजे नॉर्मल. फॉर एक्झाम्पल इफ वी हॅव टू सी दी रेकॉर्ड्स, आपल्याला जर रेकॉर्ड्स बघायचे असतील तर हाँ वेबसाइट पे भी है. लेकिन अभी जो ये होता है कि हर एक ग्राम पंचायत के जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, तो उसके बाद वो जाता है पंचायत समिती से जिल्हा परिषद. तो इनकी एक मीटिंग होती है, राईट. 3 महिन्यातून 4 महिन्यातून यांची एक मीटिंग कंपल्सरी घ्यावी लागते ह्या लोकांना, त्यांचे सगळे असतात. सो तिथे मग त्यांचे रेकॉर्ड काय होणार आहे, ते पास होणार आहेत. अभी उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक, तो 2 महीने में ये इम्प्लीमेंट होना एक्चुअली नामुमकिन है. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो कमेटी होती है, गांव में कमेटी होती है या फिर जो ग्राम सभा होती है, तो उन्हें इतना मालूम नहीं होता. दे डोंट नो व्हाट इज सिटीजन चार्टर, दे आर इलिटरेट अबाउट दिस. ॲक्च्युली हम लोग को भी मालूम नहीं होता क्या होता है. मग त्यांची तर थोडीशी लांबचीच गोष्ट आहे. आपल्याला पण बरेचदा माहीत नसतं. तुम्ही UPSC करताय म्हणून तुम्हाला माहिती आहे. साधारण लोकांना किंवा सर्वसामान्य लोकांना हे माहीत नसतं. सो म्हणूनच आत्ता लगेचच इम्प्लीमेंट होईल की नाही, दिस इज दी वी कैन से कि एक डिबेटेबल बात है ये. लेकिन ये हो जाएगा और ये होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? सर्विस अच्छी मिलेगी. जो सिटीजन्स के जो राइट्स है उन्हें पता चलेगा कि व्हाट आर आवर राइट्स, एंड ऑल्सो एफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द पंचायत. जो भी ऑफिसर्स हैं, तो वो लोग उनकी जो काम है, उनकी जो नीड्स है, तो वो भी उन्होंने क्या करने चाहिए, टाइम पे डिलीवर करने चाहिए. सो इट इज़ फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी. ओके. सो दिस इज द मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर. इसमें विजन होना ज़रूरी है. सबसे पहले जो हमने यहाँ पे दिया है कि विजन एंड द मिशन ऑफ द पंचायत. सो व्हॉट शुड बी आवर डिरेक्शन, की गावाला आपल्याला कुठल्या प्रगतीपथावर न्यायचं आहे. ठीक आहे, हे महत्त्वाचं आहे. कि डेवलपमेंट करनी है तो कौन सी डेवलपमेंट करनी है, इकॉनॉमिक करनी है, सोशल करनी है, दोनों करनी है, पॉलिटिकल करनी है. तर हे सगळं आपल्याला तिथे विजनमध्ये द्यायला पाहिजे. ओके, मिला नहीं है फरा, ये ले लो. 2 होगा. नहीं मुझे नहीं, आपको. नहीं एक, हाँ 2 मतलब एक ये है नोट्स और एक ये अपना क्वेश्चन आंसर. Okay, first one is the vision and the mission which has to be included in this model panchayat. The next one is the सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द सर्विसेज. जैसे मैंने कहा कि सर्विसेज कौन से है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो कहाँ पे लेकर जाना है, कौन से ऑफिसर के पास लेकर जाना है, तो ये भी मेंशन होना जरूरी है. लोकांना, गावच्या लोकांना माहीत नसतं, त्यांना फक्त नाव जरी समजलं तरीही ते त्या अधिकाऱ्याकडे जातात. म्हणून हे पर्टिक्युलरली मेंशन करणं गरजेचं आहे. द थर्ड थिंग विच वी हैव टू मेंशन इज द ग्रीवेंस रिड्रेसल. कि अगर हम लोग की जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहे तो ये कहाँ पे लेकर जाना है, किसके पास लेकर जाना है, राइट. सो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो भी होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय दॅट पंचायत. की समजा सरपंचकडे जायचंय किंवा सेवककडे जायचंय किंवा दुसरा कुठला तरी एक ऑफिसर असेल त्याच्याकडे जायचं. आता दुसरा कोण असतो, देर आर दी 7 to 17 मेंबर्स इन दी ग्राम पंचायत, राइट. तो इसमें से भी कोई एक हो सकता है. या फिर अगर उन्होंने सोचा कि हम लोग के जो गांव में जो पाटिल होते, पुलिस पाटिल, राइट, तो उनके पास भी वो लोग ये अथॉरिटी दे सकते हैं. सो इट डिपेंड अपॉन दी पंचायत. तो ये जो 3 चीजें हैं, एक तो विजन, देन दी सर्विस एंड द थर्ड वन इज द ग्रीवेंस रिड्रेसल. इट शुड बी कंपल्सरी मेंशन इन दी सिटीजन चार्टर. ये होना ही चाहिए. ठीक है. ओके. सो ये जो सजेशन दिया था, लाया था, तो या फिर बोलते ना कि एडवाइस किया था, तो ये किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज अलोंग विद दिस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. ये जो इंस्टीट्यूट है, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर दिस मिनिस्ट्री ओनली.
सो दिस इंस्टीट्यूट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी बोलते हैं ना हम लोग, एक थिंक टैंक की तरह ये भी काम करती है कि जो भी पंचायत समितिज़ में, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए उनकी जो स्टडी है ये इंस्टीट्यूट करती है। ओके, सो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन की है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, तो इसने इस इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा एक स्टेटस दिया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है की वाकई इसका काम बहुत अच्छा है। ठीक आहे, मग जे काही चेंजेस आणायचे असतील, अशा जे काही सुधारणा करायच्या असतील तर हे इन्स्टिट्यूट जे आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रूरल डेव्हलपमेंट अँड पंचायती राज ये सजेस्ट करती है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, नेक्स्ट इशू इज ऑफ द फॉरेस्ट राइट। दी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में, लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों था? अगेन इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जो ट्राइबल मिनिस्टर है हमारे, तो उन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट राइट में जो भी ट्राइबल्स आते हैं उनके जो राइट्स है अपने अपने लैंड के ऊपर, तो उन्हें वो दिए गए नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट एक्नॉलेज देयर राइट्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक स्टेट में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, सीएम के जो सेक्रेटरी होते हैं, तो उन्हें मैसेज दिया था कि जल्द से जल्द ये जो राइट है या फिर ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो अभी इस एक्ट में क्या क्या आता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज प्रीवियस ऑल्सो आई गेस 2 to 3 years बिफोर UPSC हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट। जेव्हा बांबूचा विषय चालू होता कि बांबू दे मेंशन अंडर दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो व्हाट इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट? हम लोग ने रेगुलर लेक्चर में भी किया था ये, राइट। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है तो उनके लिए ये एक्ट लाया गया था, उनके जो राइट्स है उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें देने के लिए ये राइट्स लाया गया था। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इट इज़ ऑफ दी टाइटल्स, ओनरशिप, कि उन्हें ओनरशिप नहीं मिलती। ठीक है, तो अभी ओनरशिप के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल होता है दैट इज ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन। ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे अधिकारी आहेत ना ते द्यायला थोडेसे गडबड करतात, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टेट लेवल पे या फिर जो जिला परिषद, ग्राम सभा अगेन, तो इनकी जो मीटिंग्स होती है ना ये रेगुलर मीटिंग्स होती नहीं है, एंड दैट इज द रीज़न कि इनके राइट्स या फिर इनकी ओनरशिप इन्हें मिलती नहीं है। तो इसमें याद रखने वाली बात दो है। वन इज दी फॉरेस्ट ट्राइबल्स, जे काही आहेत ड्वेलर्स आपण म्हणू कि फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो एक है, एंड दी अदर। ठीक है, हम लोग ने दोनों का मेंशन किया है। ओके, उससे पहले हम लोग राइट्स में क्या क्या वो देखेंगे। राइट्स अंडर दी एक्ट, फर्स्ट तो है टाइटल राइट्स। ठीक है, तो उसमें आता है ओनरशिप। अभी ये जो एक्ट है ये वाला फॉरेस्ट राइट एक्ट, इट वाज पास्ड इन 2006। ठीक है, तो उसके पहले जब पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था इन 2005, पास कर देला ते पण हाँ ओके, सो व्हेन द पार्लियामेंट पास दिस राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो उस टाइम का उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने डेट दी है, डेडलाइन या फिर बोल सकते हैं कि 2005 के पहले जो भी वहां पे रहते थे इन द पर्टिकुलर फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट लैंड, तो उन्हें क्या मिलेगा, वहां पे ओनरशिप मिलेगी। ते त्यांचं झालं, राइट। आत्ता काय होतं, अभी ये जो न्यूज़ में था ना, अभी न्यूज़ में क्यों था, बहुत सारे कंप्लेंट्स गए हैं फ्रॉम ग्राम सभा कि हमें हमारे राइट्स या फिर ओनरशिप मिली नहीं है। उससे क्या होता है, दे आर इन द फियर कि कभी भी ये लोग निकाल सकते हैं, राइट। अगेन जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं नॉन टिम्बर, कि टिम्बर के अलावा बाकी के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो अगर वो लोग निकालते हैं या फिर वो लोग फॉरेस्ट से लेते हैं, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, लोग जेल में डाल सकते हैं, कंप्लेंट फाईल हो सकती है, FIR हो सकता है। आणि हे एकदा झालं तर मग काय प्रॉब्लेम होईल, हे कायमस्वरूपी त्यांना शक्की निगाहों से देखा जाएगा, राइट। तो इसके वजह से क्या है कि ये ओनरशिप राइट्स पहले देना बहुत ज़रूरी है। तो ये राइट्स में, फॉरेस्ट राइट में ये जो राइट है टाइटल राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन द यूज राइट्स, जैसे मैंने कहा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होता है, टिम्बर के अलावा बाकी सारे, ऑलमोस्ट बाकी सारे, पहले बांबू नहीं था लेकिन अभी बांबू भी लाया गया है। ठीक है, मग मध असतं, पानं असतात, तेंदूची पानं वगैरे असतात बिडी बनवण्यासाठी जे असतात,
राईट, लॅक असतं सीलसाठी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण फॉरेस्टमधून घेऊ शकतो. आपण म्हणजे ते घेऊ शकतात कारण की त्यांचं लाइवलीहुड त्याच्यावर आहे, राइट. उससे बेच के वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड उसके लिए उनके जो राइट्स है वो देना, गवर्नमेंट ने देना ज़रूरी है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स. अगर मान लो कि किसी वजह से उन्हें वहाँ से निकाला गया है, फॉर डेव्हलपमेंट पर्पज होता है ना, जर काही विकास करायचा असेल, महामार्ग जाणार असेल या फिर कुछ डैम वगैरह बनाना हो, तो अगर उन्हें रिहेबिलिट करना है तो उन्हें कहाँ पे रिहेबिलिट करना होगा? प्लेन एरिया में करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल नहीं होते, तो उसे उन्हें रिहेबिलिट कहाँ पे करना होगा? यस, जो आजूबाजू का फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट लँड, तर तिथेच त्यांना पुन्हा पुनर्वसन त्यांचं करावं लागणार. वो भी उनका क्या है, राइट है. एंड द लास्ट वन इज द फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट. तो हम लोग के पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ईयर 72, राइट. सो ये 1972 में क्या था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन था ना. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इनके राइट्स छीने गए थे, क्योंकि अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो नहीं होना चाहिए, राइट. सबसे बड़ा तो वही है ना की डिफॉरेस्टेशन, झाडं नाही कापायला पाहिजेत. पण मग यांचा जर त्याच्यावरच उदरनिर्वाह असेल, लाईव्हलीहूड त्याच्यावर असेल, मग हे कापणार, थोड्याफार प्रमाणामध्ये हे कापणार, राइट. तो ये बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके वजह से इनके राइट चले जा रहे थे. एंड दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट ने 2006 के इस राइट्स में ये भी डाल दिया कि फॉरेस्ट कंजर्व करना ये जिम्मेदारी किसकी है, इट इज ऑफ दिस ट्रायबल ग्रुप. आता मग ते लोक झाडं कापतात, मग तेच कसे कंजर्व करतील, ये भी तो जरूरी है ना, म्हणजे इम्पॉर्टेंट है ना. हाँ, यस, उन्हें जितना लगता है ना उतने, मतलब जो भी नीड्स है उतना सफिशिएंटली वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सिर्फ जो भी डिफॉरेस्टेशन हो या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की नीड नहीं होती, हम लोग की ग्रीड होती है, राइट. सो जितना चाहिए उतना हम लोग क्या करते हैं, यस, हो, अजून पाहिजेत, त्या ह्याच्यामध्ये आपण बरंचसं नुकसान करून घेतो, राइट. इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन. तो ये नहीं होना चाहिए. तो क्लाइमेट चेंज अगर हम लोग को उसके ऊपर जो भी बोलते हैं ना कि एक मेजर्स लाने हैं, तो इनसे अच्छा और उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता. ये कंजर्व करते हैं बिकॉज दिस इज देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर. ओके, तो ये भी राइट्स यहाँ पे दिए हैं. सो दीज आर दी 4 राइट्स विच हैज़ बिन मेंशन इन दी फॉरेस्ट राइट एक्ट. इंपॉर्टेंट है, याद रखो. अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 जो ग्रुप्स है ना, ये सच में इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट वन इज दी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है. एंड द अदर वन इज दी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, FDST एंड OTFD, ठीक है. तो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग और अदर जो ये है ट्राइबल्स, सॉरी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनमें डिफरेंस क्या है. तो जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2005 से पहले फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट लैंड में अगर रहती हो तो वी विल कॉल देम फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, बिफोर 2005. नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्लॉज विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कि देयर जो भी लाइवलीहुड है ना, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टोटली अपॉन द फॉरेस्ट, राइट. हाँ, जो पहला जो है कि इट मस्ट बी अ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब ही होनी चाहिए, राइट. तो अभी ये जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, इनकी कैटेगरी क्या है, तो मोर देन 75 ईयर्स, मतलब 3 जनरेशन वहाँ पे रहना ज़रूरी है. ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग में नहीं है. सो दिस इज दी ओनली डिफरन्स. मग जर बघायला गेलं तर जुने कोण असणार आहेत, तर हे अदर ट्रेडिशनलवाले जुने आहेत, राइट. खूप वर्ष ते तिथेच राहतात. ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, तो मान लो ऐसे हो सकता है कि वो लोग शायद 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2005 के पहले वो लोग वहाँ पे आए हो, शायद हो सकता है. किंवा ते येऊन जाऊन पण असतील, असंही असू शकतं. मतलब येऊन जाऊन मतलब ये लोग फॉरेस्ट में एंड जो विलेज है, नियर बाय विलेज, वहाँ पे भी रहते हो, होता है ना कि वहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत ज़मीन मिली हो तो वहाँ पे भी वो लोग रहते हो, तो ये होता है. लेकिन ये जो है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, दे शुड बी देयर फॉर 75 ईयर्स, 3 जनरेशन तिथे असायला हवे. अँड द अदर कंडिशन इज दी सेम की देयर लाइवलीहुड ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी फॉरेस्ट, ठीक है. तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखो.
अभी जो चार यहाँ पे जो डेफिनेशंस दिए गए, सो दिस डेफिनेशन हैज बीन क्लियर्ड बाय दिस एक्ट. फर्स्ट वन इज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जैसे मैंने कहा कि होता क्या है ये, सो दे हैव ऑल्सो गिवन दी एग्जाम्पल्स. यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल्स, वैक्स, लैग, तेंदू, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, राइट. सो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स. वेन दी क्वेश्चन आस्क इन दी UPSC यू हॅव टू जस्ट रिमेंबर की एक्झाम्पलमध्ये ते काय देत आहेत. एखादा असा शब्द देतील की ते याच्यात येत नाही आणि तुम्ही हो हो म्हणून सगळंच लिहून टाकता. ठीक है, सो क्वेश्चंस ठीक से पढ़ो. देन द फॉरेस्ट विलेज. ठीक है, तो फॉरेस्ट विलेज क्या होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना, दे डोंट लिव इन ग्रुप्स. अलग अलग रहते हैं वो, लेकिन अगर ये एक साथ रहते हैं, सेटलमेंट अगर है इनका, तो वी विल कॉल देम एज अ फॉरेस्ट विलेज. बरं, एखाद्या जंगलामध्येच अख्खं गाव वसवलेलं असतं. गाव म्हणजे काही जास्त नसतात, पण असतं गावासारखंच सेटलमेंट असते. 15-20 फैमिलीज किंवा जास्त फैमिलीज असतात. ठीक है, सो उसे हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट विलेज. थर्ड वन इज द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की जो अभी आपको पता होगा, आई गेस एनवायरमेंट में हुआ होगा आपका, कि एक कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, ट्रान्झिशनल एरिया वगैरे. ज्यांचं झालं नसेल त्यांचं होईल, जे जुने आहेत त्यांचं झालं असेल. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि देर आर सम एरियाज इन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की जो प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल होते हैं. एंड वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग, उनको कुछ समझ में नहीं आता. सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले होते हैं, इन्हें पता होता है कि कैसे कंजर्व करना है, या फिर कौन से जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, राइट, हैबिटेट कहाँ पे उनका. तो ये इनसे हम लोग क्या करते हैं, इनसे हम लोग हेल्प लेते हैं. तो इसीलिए ये भी क्या है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उन्होंने मेंशन किया है कि एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज की जो हम लोग को कंजर्व करने हैं. डिटोरेट होत आहेत ते, त्यांचा एरिया म्हणा किंवा नुकसान होते तिथे, आणि ते आपल्याला वाचवायचं आहे. ठीक आहे, तो इथे पण मदत कोणाची घेणार आपण, ट्रायबल पीपल. एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स. एक तो इंडिविजुअल होते हैं और कम्युनिटी में रहते हैं. इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स, दीज आर दी 2 राइट्स अंडर दिस फॉरेस्ट राइट. तो यहाँ पे जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है, तो इट इज दी कॉमन फॉरेस्ट लैंड विद इन दी ट्रेडिशनल और दी कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ दी विलेज. जसं म्हटलं ना की पारंपरिक जे काही त्यांच्या घरातून आलेलं असतात कम्युनिटीचं. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो, मान लो आई बिलोंग फ्रॉम दिस ट्राइबल ग्रुप, तो मेरा जो ग्रुप है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. हम लोग कितने लोग हैं, तो वी आर फॉर 40 to 50 पीपल. तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग कम्युनिटी हो गए. तो हमारी जो लँड आहे तिथे आम्ही सगळं देवाचं वगैरे आमचं करतो, तर ते आमचं काय झालं, कम्युनिटी लैंड. तो वहाँ पे जो भी ट्रीज वगैरह होगा, समझो मेडिसिनल होगा, कुछ हर्ब्स होंगे, तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है वो किसके होंगे, वो हमारे होंगे. एंड दिस इज एक्नॉलेज बाय हुम, इट इज़ बाय ग्राम सभा, राइट. सो ग्राम सभा होती है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो लैंड है ये कौन से कम्युनिटी का बिलोंग करता है या फिर कौन से इंडिविजुअल का बिलोंग करता है. वी हैव पैसा, राइट, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट. तो ये जो पैसा है ये भी किस लिए बनाया गया था, कि जो नॉर्मल जो कानून होते हैं, तो इस एरिया में वो वैसे के वैसे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते. वी हैव टू मॉडिफाई देम, और थोड़ा बहुत चेंज करना है या फिर नहीं लगाना भी नहीं, लगाना ही नहीं है, राइट. तसंच तसं पण आपल्याला लागू करायचं नाही आहे, म्हणून आपण आणलेला आहे पैसा. बिकॉज दे हैव देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर, जो काफ़ी हद तक अलग होता है, राइट. तो उसके लिए हम लोग ने ये भी इसका भी डेफिनेशन दिया है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स. ठीक है, तो अभी इफ द मिनिस्ट्री हैज़ गिवन द ऑर्डर्स, तो शायद ऐसे होगा कि ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. बिकॉज दी रिकॉर्ड शोज कि फ्रॉम लास्ट 7 years ये जो राइट्स इनके जो है ये दिए गए नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक कि ये गवर्नमेंट है इसीलिए, ऐसे नहीं है. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल, उनके वजह से इन्हें राइट्स दिए गए नहीं है. ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था. नेक्स्ट इज दी हंगर हॉटस्पॉट. ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में था. फॉरेस्ट राइट, फॉरेस्टची डेफिनेशन नाही आहे. फॉरेस्टची डेफिनेशन आपल्याला याच्यात मिळते, वाईल्ड लाईफ सॉरी किंवा एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनमध्ये आहे फॉरेस्ट डेफिनेशन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय द वे? हाँ, वो तो है ना, तो यही तो है एक्ट, ये भी एक्ट है. द नेक्स्ट एक्ट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है. ये जो एक्ट है इसके पहले हम लोग ने सिर्फ पॉलिसी लाई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. उस टाइम पे या फिर उस पॉलिसी में पहली बार इनके राइट्स के बारे में बोला गया था, ट्राइबल्स के राइट, लेकिन उसके पहले बोला नहीं गया था. सो इन दैट सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ लेट इन इंडिया, कि हम लोग ने बहुत लेट से ये एक्ट बनाया है ट्राइबल्स के लिए. ठीक है,
नेक्स्ट इज द हंगर हॉटस्पॉट। तो ये अभी भी न्यूज में है, जून जुलाई अगस्त उस टाइम पे भी ये न्यूज में था। अभी ये जो हंगर हॉटस्पॉट है, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज द प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑल्सो अ स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ये प्रोग्राम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये भी क्या है, ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही प्रोग्राम है, ठीक है। अभी इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, इट इज रिगार्डिंग द अक्यूट हंगर। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे, लेकिन रिपोर्ट में सबसे टॉप जो किया है वो किया है इथियोपिया, ये देश ने। इथियोपिया, मदागास्कर, साउथ सुडान, तो ये सारे देश है कि जहां पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, अक्यूट हंगर की खाना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी ये इंडिया का अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया का नाम नहीं है इसमें, बट इफ यू लुक एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का हम लोग ने देखा है कि पोजीशन जो है वो नीचे आई है, लेकिन यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है। सो दीज आर दी स्पॉट्स कि जहाँ पे हंगर इज दी सीवियर, वी कैन से कि मेजर क्राइसिस, ठीक है। अभी अक्यूट हंगर और क्रोनिक हंगर, इसमें डिफरेंस क्या है? सो दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट दी अक्यूट हंगर। अक्यूट हंगर का मतलब होता है कि खाना ही नहीं मिलना, और क्रोनिक हंगर का मतलब होता है कि जितना हमें हमारे बॉडी के लिए चाहिए उतना खाना नहीं मिलना, राइट। सो क्रोनिक हंगर इज समवॉट रिलेटेड टू अंडर नरिशमेंट। जेवण मिळतंय पण खूप क्वचित मिळतं किंवा पुरेसं मिळत नाहीये, ठीक है। अर्धपोटी उठावं लागतं किंवा राहावं लागतंय, रोजच मिळेल असं नाहीये। अक्यूट हंगर कब होता है? जब क्रोनिक हंगर जो है वो उसकी सीवियरिटी जब ज्यादा होगी तब क्या होगा? अक्यूट हंगर होगा। एंड दिस आर द कंट्रीज कि जहां पे अक्यूट हंगर ज्यादा है। और एशिया से द अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री कि जहां पे ये प्रॉब्लम हम लोग को दिखाई दे रही है, ओके। सो रिमेंबर, अभी हाँ, अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया हैज हेल्प अफगानिस्तान। हम लोग ने व्हीट एंड राईस सप्लाय किया है अफगानिस्तान को, ठीक आहे। आत्ता होतं न्यूजमध्ये 1-2 महिन्यांपूर्वी की आपण बरेच मिलियन टन्स आपण पाठवलेला आहे अफगानिस्तानला। अगेन देर आर दी डिफरेंट रीजन्स फॉर दी अक्यूट हंगर एंड दी क्रोनिक हंगर, ये हमेशा याद रखो। अक्यूट हंगर के रीजन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या फिर नेचुरल डिजास्टर हो, अभी कोविड का जो पैंडेमिक था, दीज आर द रीजन्स ऑफ द अक्यूट हंगर। क्रोनिक हंगर के रीजन्स क्या होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टंट रीजन ऑफ क्रोनिक हंगर इज दी पॉवर्टी। गरिबी आहे म्हणून तिथे पुरेसं जेवण मिळत नाही, ओके। सो इंडिया में क्या दिखाई देता है? इंडिया में क्रोनिक हंगर दिखाई देता है, राइट। अक्यूट हंगर ज्यादा दिखाई नहीं देता, ओके। अगेन दिस क्वेश्चन या फिर ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस ऑल्सो कि इंडिया में हंगर है लेकिन इंडिया इज हेल्पिंग दी अदर कंट्रीज, सो ये कितना अच्छा है, या फिर व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस, असा क्वेश्चन येऊ शकतो की कितपत योग्य आहे की आपल्याकडेच भूक आहे, सॉरी जेवण नाही आहे, लोक भुकेले आहेत आणि तुम्ही दुसऱ्या देशांना मदत करताय, राइट। तो ये हो सकता है, मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो मेंस में लिखना है, अभी तो हम लोग फिलहाल प्री के बारे में देख रहे हैं। हो सकता है, यू हैव टू थिंक कि अदर देन डिप्लोमेटिक रिलेशन, अदर देन इंटरनेशनल इमेज ऑफ इंडिया, इसके अलावा क्या रीजंस है ना, क्योंकि हम लोग ने अभी अफगानिस्तान को दिया है, ओके। वी हैव नॉट प्रोवाइडेड टू अफ्रीकन कंट्रीज। अगर वहां पे भी हम लोग देना स्टार्ट करते हैं तो क्या, ठीक है। तो ऐसे थोड़े से बोलते ना कि फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ओपिनियंस क्रिएट करो, ठीक है। Our next topic is the 127th Constitutional Amendment Bill, 127th Constitutional Amendment Bill। तो हम लोग को पता होगा, मतलब हम लोग ने रेगुलर लेक्चर्स में किया था कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अभी दिस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनी थी ये? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? हे आत्ता आलंय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 2008 में हुई थी। दिस इज द बिल। ये एक्ट हुआ है लेकिन उस टाइम पे ये बिल था, मतलब अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की बात है। अभी तो ये एक्ट हुआ है, लेकिन जो नेशनल कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दिस बॉडी बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 100
यस 102nd, राइट 102nd। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो बॉडी पहले स्टैट्यूटरी थी, नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो दिस वाज द फर्स्ट चेंज ब्रॉट बाय द 102nd एक्ट, ठीक है। और उस एक्ट के मतलब वो जो था कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसमें हम लोग ने आर्टिकल 338B इंसर्ट किया था इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट चेंज विच दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102nd ब्रॉट वाज द 342A आर्टिकल, ये भी इंसर्ट किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, जो सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, अगर इनकी लिस्ट बनानी है, सो दिस राइट ऑफ मेकिंग द लिस्ट इज विद द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अगर सिर्फ सेंट्रल या फिर प्रेसिडेंट जो है ये अगर लिस्ट बनाएंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो क्या होगा कि जो स्टेट में जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं या फिर जो कम्युनिटी है, अगर उन्होंने उसको मतलब उस कम्युनिटी को अगर प्रेसिडेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, देन दे विल लूज देयर राइट्स, ओके राइट्स, या फिर हम लोग बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी वो लोग लूज कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीज़न कि ये जो बिल है ये लाया गया, दैट इज द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इससे क्या होगा कि इससे ये जो जो पहले वाला जो डिसीजन था कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होगा, तो ये डिसीजन थोड़ा चेंज किया गया कि नाउ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू लिस्ट दी ओबीसी कम्युनिटी। हम लोग अदर बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच आपल्याकडे जे ओबीसी आहे त्यांची नावं, त्यांची लिस्ट आता राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशसुद्धा बनवू शकतात, ठीक है। तो ये चेंज हुआ 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से, ओके दिस इज़ द चेंज। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे ये था मराठा रिजर्वेशन चल रहा था, तो मराठा रिजर्वेशन में मराठा कम्युनिटी को बैकवर्ड किसने डिसाइड किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, राइट। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन दैट इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ नॉट द राइट ऑफ द स्टेट टू डिक्लेयर द ओबीसी, टू डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ द ओबीसी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसके लिए पार्लियामेंट ने ये चेंजेस लाए, ठीक है। सो दो आर्टिकल्स याद रखो, एक तो है 338B कि विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एंड द अदर वन इज द 342A कि इट इज़ द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट पीपल्स प्लान कैंपेन। तो पंचायत में जो सब्जेक्ट्स है उसके डेवलपमेंट के लिए ये कैंपेन बनाया गया कि जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड अगेन दे हैव क्रिएटेड अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है बाय द वे, अरे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाइब्रेंट ग्राम सभा डॅशबोर्ड। ओके सॉरी, माझा प्रश्न चुकला। ओके सो दे हैव क्रिएटेड, फिर वी कैन से कि दे वॉन्ट टू क्रिएट अ डॅशबोर्ड, गाडीचा नाही। ओके ओके सो दे हैव सेड कि द GPDP दैट इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो इसमें तीन चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। वन इज द विजन, अगेन ये सिटीजन चार्टर्स में भी है, यहाँ पे भी है ये। देन द नेक्स्ट इज द गोल कि हम लोग को क्या अचीव करना है, एंड द एक्शन प्लान कि कैसे अचीव करना है, ठीक है। सो बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम लोग गांव की बात करते हैं ना, तो प्लॅन जो होता है ना वो बहुत पहले ही पास होके आता है, पण गावामधली लोक किंवा कोणीतरी असतं की ते अडथळा आणतात, पुढे जाऊ देत नाहीत, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल या फिर जो बोलते ना कि रीजंस कोई भी हो, पर्सनल रीजंस भी होते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कम करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न दे हैव सेड कि सबको क्या करना है, सबको एक साथ मतलब ला के कैंपेन स्टार्ट करना है हम लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिया है जो पहला वाला है ना, अबाउट पीपल्स प्लान कैंपेन। द सेकेंड पॉइंट, द मीटिंग विल इन्वॉल्व फिजिकल प्रेजेंस एंड प्रेजेंटेशन बाय द फ्रंट लाइन वर्कर्स सुपरविजन, जो काम करते हैं बेसिकली गांव में, तो उन्हें मिला के हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर स्कीम या फिर प्रोजेक्ट हम लोग ने लॉन्च किया है एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन अभी मेघालय इज़ द फर्स्ट स्टेट कि जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। दिस वॉज इन द न्यूज़ नाउ ऑल्सो इन दिस मंथ ऑल्सो बिकॉज मेघालय को यूनाइटेड नेशंस में नॉमिनेशन मिला है फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, ये अगेन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही है ये, ठीक है। अभी ये जो है ना मेघालय में जो काम करेगा, इट विल वर्क फॉर दी 6 पिलर्स, दैट इज गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट टू मेक दी मेघालय हाई इनकम स्टेट। इसमें होता क्या है, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बुक अ टिकट, हम लोग क्या करते हैं, IRCTC के साइट पे जाते हैं, वहाँ पे बुक करते हैं। अगर हम लोग को मान लो आधार कार्ड पे कुछ चेंजेस करने, तो हम लोग आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर हम लोग को मान लो अभी पासपोर्ट के लिए ये करना है, अप्लाई करना है, तो हम लोग पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जाएंगे। सो ये जो आर्किटेक्चर होगा ना, यहाँ पे एक ही सबको क्या मिलेगा, एक ही हम लोग को यूजर ID या फिर जो बोलते हैं ना अकाउंट होगा हमारा, एंड इन दैट अकाउंट वी विल हैव दी ऑल दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, कि जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ को हम लोग को अगर कुछ चाहिए, बोलते ना कि अप्लाई करना हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हो, देने हो, तो ये यहाँ पे एक ही हम लोग वेबसाइट पे हम लोग जाके दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। अभी क्या होता है कि अभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाती है। प्रत्येक वेळेस आपल्याला ईमेल ID वगैरह टाकावा लागतो, मग OTP येतो, पासवर्ड वगैरह, राइट, हे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं होतं है। अभी इससे वैसे नहीं होगा, ये जो आर्किटेक्चर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, इससे क्या होगा कि एक ही सिर्फ अकाउंट होगा फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और उस अकाउंट पे जाके हम लोग जो गवर्नमेंट हम लोग को जो सर्विस देती है, वी कैन अवेल दिस सर्विस ऑन दैट सिंगल वेबसाइट। आत्तासारखं होणार नाही। तो इसके लिए पहले क्या होना ज़रूरी है कि ये जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है या फिर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, इनका आपस में लिंक होना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मेघालय फर्स्ट है कि जिन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है, भी इम्प्लीमेंट किया है तो सारे सेक्टर्स में नहीं किया है। गवर्नेंस है, ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन आहे, अजून बिझनेस आहे। अगर बिझनेस के लिए हम लोग को कुछ ये करना है, फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए अगर कुछ अप्लाई करना हो, उसके लिए भी एक ही पोर्टल होगा। कुछ तिकीट बुक करना हो, उसके लिए भी सेम पोर्टल होगा, सगळं वेगवेगळं नाही आता। हे होण्यासाठी वेळ लागेल, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन इन वेरियस कंट्रीज। सिंगापुर, चाइना में चल रहा है, लेकिन इंडिया का जो मेघालय, इसने यूनाइटेड नेशन में बोल सकते हैं ना कि नॉमिनेशन इसे मिला है। सो शायद टॉप क्लास का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया होगा। अगेन दिस इज़ द यूज़ ऑफ ICT ओनली, ठीक है। इसे इम्प्लीमेंट करने में पूरे देश में शायद डिकेड भी लग सकता हो, राइट, 10 साल 15 साल लग सकते, लेकिन इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड देन जो भी सर्विस हम लोग को जो मिलती है ना, ये फास्ट हो जाएगी, द नॉर्मल सर्विसेज, ठीक है। तो ये याद रखो, बाय दिस हैज़ बीन ब्रॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट वन इज द मिशन कर्मयोगी, द लास्ट वन। तो ये सिविल सर्वंट्स के लिए है, तुम्ही जे बनणार आहात तुमच्यासाठी आहे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर है ये। तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब अभी के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, तो उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो कभी ली है, इन देयर 30s, इन देयर 20s, राइट। मिड टर्म भी होता है कि सर्विस में बीच में भी एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके भी बोल सकते हैं हम लोग कि 10 to 15 ईयर्स उनके हो गए हैं। तो अभी होता क्या है कि जैसे जैसे जो एनवायरनमेंट है या फिर जो सोसाइटी है जैसे जैसे चेंज होती है, सो जो नीड्स होते हैं, लोगों के जो डिमांड्स होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अभी डिमांड क्या है लोगों की, इन जनरल इन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज़ द डिमांड अभी क्या है, एक नॉर्मल डिमांड बोल सकते हैं। यस, हम लोग को सारी की सारी चीज़ें फास्ट चाहिए, राइट, इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। तो अगर बफरिंग होता हो या फिर नेट स्लो चल रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले किसे गाली देते हैं, ठीक है। सो एक क्रोनोलॉजी होती है उसमें भी, राइट, की सगळ्यांना असं नाही देत, क्रोनोलॉजी आहे। मग हेच काय करायचं आपल्याला, कमी करायचं आहे। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है ना, तो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है कि आप लोग कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, आप लोग कैसे
ग्रूम हो सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किससे हेल्प लेंगे, जो भी उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट है, या फिर वर्ल्ड में भी जो भी चीज़ें अच्छी चल रही है, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे फ्रांस में अगर कुछ अच्छा चल रहा हो, सो दे विल गाइड अस, दे विल गाइड आवर सिविल सर्वेंट्स। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगा, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है दैट इज आई गॉट, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये याद रखो। सो विद दिस प्लेटफॉर्म सिविल सर्वेंट्स की जो है, बोल सकते हैं ना, कि जो ट्रेनिंग होगी, उन्हें बेस्ट टू बेस्ट जो भी ये है आइडियाज़ है या फिर प्रोग्राम्स हैं, ये पता चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि वी हैव टू मेक देम क्रिएटिव, कन्स्ट्रक्टिव, इमॅजिनेटिव्ह ऑल्सो, कि आगे जाके क्या हो सकता है, तुम्ही त्यासाठी तयार राहावा। फॉर एग्जाम्पल दिस क्लाइमेट चेंज, या फिर जो भी चल रहा था कोविड, तो कोविड जैसे अगर सिचुएशन और आती है, कोविड से भी डेंजर सिचुएशन अगर आती है, तो ये जो सिविल सर्वेंट्स है दे आर दी फ्रंट लाइन वर्कर्स, तो आप लोग कैसे काम करोगे। सो इमॅजिनेटिव्ह, इनोव्हेटिव्ह, बऱ्याचदा बघा एक असे असतात, देर आर केस स्टडीज की एक एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट में, ये जो भी पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर, इन्होंने कुछ तो नया किया, क्रिएटिव्ह, त्यातल्या त्यातच काहीतरी नवीन केलं, आणि ती जो मॉडल असतो तो गाजतो। सो ये जो है ना इनोवेशन, तो ये भी, इसके लिए भी आप लोग को पहले मालूम होना ज़रूरी है कि बाबा ये एरिया में क्या हुआ, वो एरिया में क्या हुआ। अब ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे एरिया में हुआ था ऐसे, फॉर एग्जांपल मुंबई धारावी, तो धारावी का जो मॉडल था इट गॉट फेमस। तो ऐसे अलग क्या था धारावी के मॉडल में, अगेन राजस्थान का एक मॉडल फेमस हुआ था, तो ये अलग क्या था, तो वी हैव टू नो दिस। अभी ये पता कैसे चलेगा, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, इससे पता चलेगा। अगेन इफ़ इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ अलग हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए ये बनाया गया है। देन प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, अभी है क्या हम लोग प्रोफेशनल, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, राइट। प्रोग्रेसिव भी हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज वी आर यूजिंग दी ओल्ड ट्रेडिशनल जो मेथड्स है वो हम लोग अभी तक यूज़ करते हैं, ओके। एनर्जेटिक, एनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, को पेन टैब अगर यूज़ करना है तो उसे वो आना चाहिए, राइट। तो दिस इज दी एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दी मिशन कर्मयोगी, ठीक है। सो दिस आर दी करंट अफेयर्स टिल दी मंथ ऑफ अक्टूबर, जून टू अक्टूबर। सो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद दी 10 क्वेश्चंस, सॉल्व कर सकते हो अभी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे।